सपनों का शहर। लेकिन इस चमक दमक के नीचे एक और दुनिया है। एक दुनिया सायों की, खौफ की और ताकत की। इस धुंधली अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक नाम दशकों से गूंज रहा है, दाऊद इब्राहिम। उसकी कहानी सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं है, ये इस बात का ब्यौरा है कि कैसे एक मामूली बैकग्राउंड वाला लड़का अंडरवर्ल्ड की खून से सनी सीढ़ी चढ़कर दुनिया के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक बन गया। दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही एक बड़े क्रिमिनल एम्पायर, बेरहम हिंसा और एक ऐसे आदमी की तस्वीरें उभरती हैं जो हमेशा कानून से एक कदम आगे लगता था। उसे अक्सर 1993 के भयानक बॉम्बे ब्लास्ट्स का मास्टरमाइंड बताया जाता है। ये आदमी जिसने अपना सफर डोंगरी की भीड़-भाड़ वाली गलियों से शुरू किया, कैसे इतना खतरनाक बन गया। उसका सफर एम्बिशन, धोखेबाजी और पावर की कभी न बुझने वाली प्यास की एक डरावनी कहानी है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये मुंबई के अंडरबेली की कहानी है। एक ऐसी दास्तान जो क्राइम, पॉलिटिक्स और टेररिज्म के काले गठजोड़ को दिखाती है। दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के डोंगरी के भीड़भाड़ वाले कॉन्जेस्टेड इलाके में हुआ था। ये इलाका, जो अपनी भूल भुलैया जैसी गलियों और आपस में जुड़े कम्युनिटीज के लिए जाना जाता है, उसके जुर्म की दुनिया में पहले कदमों के लिए एक भट्टी जैसा बन गया। वो एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था, 12 बच्चों में से एक, जिसका मतलब था कि घर में अक्सर चीजों की कमी रहती थी। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे, एक ऐसा आदमी जो कानून का पालन करता था। डोंगरी में जिंदगी मुश्किल थी और छोटे दाऊद के लिए गलियों ने एक अलग तरह की तालीम दी। बचपन में भी ऐसा कहा जाता है कि उसमें बागी तेवर और गलत कामों की तरफ झुकाव दिखता था। उसने छोटे मोटे जुर्म, छोटी मोटी चोरियों से शुरुआत की और लोकल जुए के अड्डों में शामिल होने के लिए जाना जाता था। डोंगरी की इन्हीं भीड़-भाड़ वाली, शोरगुल वाली गलियों में दाऊद इब्राहिम, जो आगे चलकर डॉन बना, ने जुर्म की दुनिया में अपने पहले कदम रखे। एक ऐसी दुनिया जिस पर वो एक दिन अपने लोहे के शिकंजे से राज करने वाला था। दाऊद इब्राहिम की मुंबई के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट में ऑफिशियल एंट्री एकदम से नहीं हुई। ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना था। उसने उस जमाने के बड़े डॉन्स के लिए काम करके शुरुआत की। धंधे के गुर उस्तादों से ही सीखे। हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे लोग उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह थे, जो ज्यादातर स्मगलिंग, हफ्ता वसूली और झगड़े निपटाने में लगे रहते थे। दाऊद, जवान और एम्बिशियस, शुरू में उनके साए में काम करता था। काम निपटाता, कनेक्शंस बनाता और सबसे जरूरी, जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद और बेरहम होने की रेपुटेशन बनाता था। उसके करियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने अपना खुद का गैंग बनाया, जो बाद में डी कंपनी के नाम से बदनाम हुआ। गैंग ने शुरू में सोने की स्मगलिंग पर फोकस किया, जो उन दिनों एक फायदे का धंधा था, और जल्द ही हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, जिन्हें सुपारी किलिंग्स कहा जाता है, और दूसरे क्रिमिनल एक्टिविटीज में फैल गया। दाऊद की स्ट्रेटेजिक सोच और उसकी लॉयल्टी जगाने की काबिलियत, जो अक्सर डर के जरिए होती थी, उसकी शुरुआती कामयाबी की चाबी थी। 1980 के दशक के बीच तक दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक और गैंगस्टर नहीं रह गया था, वो एक जबरदस्त डॉन था, डी कंपनी का अनडिस्प्यूटेड लीडर, और उसके नाम ने पूरे मुंबई में गहरा खौफ पैदा करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मुंबई में दाऊद इब्राहिम की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का ध्यान भी उस पर गया। 1980 के दशक के बीच में कभी उसने अपना अड्डा मुंबई से दुबई शिफ्ट कर लिया। ये चाल एक मास्टर स्ट्रोक थी। दुबई अपनी बढ़ती इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ उसे एक महफूज ठिकाना और अपने क्रिमिनल एम्पायर को इंटरनेशनली फैलाने के लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड दिया। दुबई में जमने के बाद दाऊद ने डी कंपनी को सचमुच एक ग्लोबल सिंडिकेट में बदल दिया। उसके बिजनेस इंटरेस्ट्स तेजी से और खतरनाक तरीके से डिवर्सिफाई हो गए। गैंग ने इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में गहरी पैठ बनाई, एशिया और अफ्रीका के कार्टल्स के साथ कनेक्शंस जोड़े। उसकी अडेप्ट करने, एक्सपैंड करने और ग्लोबल स्केल पर इतनी बेफिक्री से ऑपरेट करने की काबिलियत ने उसे मुंबई के डॉन से एक इंटरनेशनल क्राइम लॉर्ड बना दिया, एक बेहद ताकतवर और खौफनाक हस्ती। सेक्शन 5, ब्लैक फ्राइडे 1993 के जख्म। 12 मार्च 1993 की तारीख
मुंबई की यादों में ब्लैक फ्राइडे के तौर पर दर्ज है। उस मनहूस दिन 12 बम धमाकों की एक सीरीज ने शहर को हिलाकर रख दिया। आइकॉनिक लैंडमार्क्स, भीड़ भरे बाजारों और क्राउडेड पब्लिक स्पेसेस को निशाना बनाया। धमाके बहुत भयानक थे, जिसमें 257 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए। धमाकों की जांच ने जल्द ही दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी को इन भयानक हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड बताया। माना जाता है कि इसका मकसद दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने और उसके बाद मुंबई में हुए कम्युनल दंगों का बदला लेना था। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आरोप लगाया कि दाऊद ने पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के कहने पर भारत को अस्थिर करने और कम्युनल फसाद भड़काने के लिए ये धमाके करवाए। दाऊद को धमाकों से जोड़ने वाले सबूत काफी पुख्ता थे। इसने दाऊद को सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन से एक वांटेड टेररिस्ट बना दिया। 1993 के मुंबई धमाकों ने दाऊद इब्राहिम के क्रिमिनल करियर में एक काला मोड़ ला दिया। सेक्शन 6, भगोड़े का ठिकाना, पाकिस्तानी पनाह में जिंदगी। 1993 के मुंबई धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट हंटेड आदमी बन गया। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज और मीडिया में यह बात बड़े पैमाने पर मानी जाती है और रिपोर्ट की जाती है कि दाऊद को यह महफूज ठिकाना पाकिस्तान में मिला, खास तौर पर कराची के पोर्ट शहर में। कहा जाता है कि वो कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में रहता है, पाकिस्तान की ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की कड़ी सुरक्षा में। भारत द्वारा दिए गए कई सबूतों के डोसियर्स के बावजूद, जिनमें उसके कथित पते, पासपोर्ट डिटेल्स और फोटोग्राफिक प्रूफ भी शामिल हैं, पाकिस्तान ने हमेशा दाऊद इब्राहिम की अपनी जमीन पर मौजूदगी से इनकार किया है। ये ऑफिशियल इनकार हालांकि कई सोर्सेस से बढ़ते सबूतों के बिल्कुल उलट है। इसलिए उसकी देश निकाला की जिंदगी एक ऐसे भागे हुए मुजरिम की नहीं है जो लगातार भाग रहा हो, बल्कि एक सुरक्षित किंगपिन की है जो एक महफूज और आरामदायक अड्डे से अपने ग्लोबल क्रिमिनल एक्टिविटीज को जारी रखे हुए है। सेक्शन 7, एक सल्तनत जो कायम है, अनदेखा हाथ। देश निकाले के बाद भी दाऊद इब्राहिम का क्रिमिनल एम्पायर डी कंपनी फलता फूलता रहा है। हालांकि उसके काम करने के फोकस और तरीकों में बदलाव आया है। उसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया है, जिन्होंने उस पर पाबंदियां भी लगाई और उससे जुड़े एसेट्स जब्त कर लिए। उसकी अनुमानित नेट वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। खबरों के मुताबिक करीब 6.7 बिलियन डॉलर्स, जो उसे दुनिया के सबसे अमीर क्रिमिनल्स में से एक बनाती है। हालांकि मुंबई में रोजमर्रा की क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसका सीधा हाथ पुलिस के बढ़ते दबाव और नए छोटे गैंग्स के उभरने की वजह से कम हो गया होगा, लेकिन उसका नेटवर्क अभी भी एक्टिव है। डी कंपनी का आज भी काफी दबदबा है, खासकर रियल एस्टेट, झगड़े निपटाने और हवाला ट्रांजैक्शंस जैसे मामलों में। भारतीय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उसके फाइनेंशियल नेटवर्क पर कार्रवाई करती रहती है। दाऊद इब्राहिम का अनदेखा हाथ आज भी कई गैर कानूनी धंधों और गतिविधियों पर अपनी लंबी काली परछाई डालता है। सेक्शन 8, बॉलीवुड का डार्क, रोमांस, ग्लैमर और गैंगस्टर्स। दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के बीच का कनेक्शन लंबे समय से गहरी अटकलों, दबी जुबान में कानाफूसी और कभी कभार धमाकेदार खुलासों का सब्जेक्ट रहा है। दशकों तक डी कंपनी ने कथित तौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर काफी असर डाला। ये असर कई तरह से दिखा, जैसे गैर कानूनी पैसे से फिल्में फाइनेंस करना, कास्टिंग चॉइसेस तय करना और यहां तक कि पॉपुलर फिल्म अवार्ड शोज के नतीजों पर भी कथित तौर पर असर डालना। 1980 और शुरुआती 90 के दशक में दुबई में दाऊद इब्राहिम की शानदार पार्टियों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के शामिल होने के किस्से मशहूर हैं। दाऊद इब्राहिम की जिंदगी और उसका दौर, उसका उभार, उसकी बदनामी और उसका पकड़ में न आना फिल्म मेकर्स के लिए भी जबरदस्त इंस्पिरेशन रहा है। कंपनी, शूट आउट एट वडाला, डी डे और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्मों ने उसके कैरेक्टर और मुंबई अंडरवर्ल्ड के कई पहलुओं को दिखाया है, अक्सर सच और कहानी के बीच की लकीर को धुंधला करते हुए। हालांकि ज्यादा छानबीन की वजह से सीधा दखल कम हो गया होगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के साथ बॉलीवुड का पुराना जुड़ाव इस बात की एक चेतावनी है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की पहुंच समाज के सबसे ग्लैमरस सेक्टर्स तक भी कितनी गहरी हो सकती है।
सेक्शन 9, पकड़ से बाहर डॉन, इंसाफ में देरी, इंसाफ से इनकार। 3 दशकों से ज्यादा वक्त से दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा बना हुआ है, एक ऐसा सिंबल जिससे इंसाफ बच निकला है। भारत ने पाकिस्तान से उसके एक्सट्रेडिशन के लिए कई फॉर्मल रिक्वेस्ट्स की हैं, लेकिन हर रिक्वेस्ट का इस्लामाबाद ने कड़ा विरोध किया है। पाकिस्तानी सरकार आमतौर पर इस मुद्दे पर एक स्ट्रेटेजिक चुप्पी साधे रहती है। ग्लोबल कम्युनिटी, जिसमें यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं, ने उसे एक टेररिस्ट माना है और पाबंदियां लगाई हैं। यह सवाल कि क्या दाऊद को कभी भारतीय जमीन पर उसके कथित जुर्मों के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए लाया जाएगा, पीड़ितों और देश के लिए एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल बना हुआ है। आज 4 जून 2025 तक दाऊद इब्राहिम फरार है, एक फैंटम मेनेस जिसकी कहानी हर गुजरते साल के साथ और बड़ी होती जा रही है। फिलहाल वो पकड़ से बाहर डॉन बना हुआ है, एक ऐसे इंसाफ की लगातार याद दिलाता है जिसमें बहुत देर हो चुकी है और कई लोगों के लिए जो असल में मिला ही नहीं।